यूक्रेन के साथ जंग के 57 दिन बीत जाने के बाद रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर उस शहर को अपने कब्जे में ले लिया जिसके लिए वो दिन रात यूक्रेन के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। जंग के 57 दिन बाद आखिरकार पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया और अपने फाइनल अटैक में रूसी सेना ने टैंकों से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर गोलों की बारिश कर दी, जहां यूक्रेन के बच गए सैनिक छिपे हुए थे। और इस बार एक के बाद एक गोले दागते रूसी सेना के ये टैंक यूक्रेन के उन सैनिकों पर किसी तरह का रहम बरतने के लिए तैयार नहीं दिखे। एक जगह पर जमा कई टैंकों में मानो बम बरसाने की होड़ लगी हो। एक सीध में खड़े रूसी सेना के इन कातिल टैंकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाया और उस पर फाइनल अटैक कर दिया। मारियोपोल पर कब्जे की ऐसी जल्दी दिखी कि कई बार तो एक साथ कई टैंक बम बरसाते नजर आए। जैसे ही कोई टैंक बम दागता, तुरंत एक सैनिक दूसरा गोला लेकर उसमें भर देता और यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। रूसी सेना के टैंकों के हमले के बाद वहां स्टील प्लांट से धुआं उठता भी नजर आया और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले एक वीडियो मैसेज में इस बात का दावा किया कि सिर्फ 2 से 4 घंटों के अंदर मारियोपोल उनके पंजों में होगा। Посчитайте нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что चेचनिया में बैठे रमजान कादिरोव का यह संदेश जैसे ही मारियोपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरोव पहले ही अपने लड़ाकों को यह बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियोपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया और इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियोपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई। एक दिन पहले तो उन्हें आखिरी डेडलाइन दे दी गई कि हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए। स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया। ऐसा लगा मानो स्टील प्लांट पर हो रहे भीषण हमले थम जाएंगे, लेकिन चेचन कमांडर कादिरोव ने तो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने का फरमान दे दिया था। यानी यूक्रेन के आखिरी सैनिक के घुटने टेकने या मारे जाने तक वहां बम और मिसाइलों की बारिश करने की खुली छूट मिल गई और अपने कमांडर के फरमान पर उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों ने वहां जोरदार हमले जारी रखे। वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तभी उन्हें एक और आदेश मिला। यह आदेश खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया। उन्होंने स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देने को गैर जरूरी बताते हुए तुरंत वहां हमलों को रोक देने के लिए कहा। जाहिर है वो समझ गए थे कि मारियोपोल पर कब्जा हो ही गया तो स्टील प्लांट को तबाह करने का कोई फायदा नहीं, और ऐसा करके उन्होंने समझदारी ही दिखाई, क्योंकि 57 दिनों से चल रही जंग के बाद मारियोपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए आधी जंग जीतने के बराबर है। और इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन, जो कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अज़ोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छिड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक हिस्सा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और कुछ दिन बाद मारियोपोल तक पहुंची थी। और अब मारियोपोल पर कब्जा होने के बाद पुतिन की सेना के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि उसके लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल गया। यानी क्राइमिया से रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन गया, जो इन दिनों यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में लड़ रही रूस की सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है।
जबकि ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। यूक्रेन की सेना मारियोपोल की अहमियत समझती थी, तभी तो उसने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से इस शहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने आए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की पेशकश की, वो भी बिना किसी शर्त के। Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі. Ми це розуміємо. यही नहीं, उन्होंने मारियोपोल में मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से वहां बचे हुए लोगों को सुरक्षित छोड़ देने की अपील भी की। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मारियोपोल के स्टील प्लांट में सैकड़ों नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में घायल सैनिक भी छिपे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उधर बार बार परमाणु हथियार चलाने की धमकी देने के बाद रूस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस बार पुतिन ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी देने के लिए परमाणु बम दागने वाली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट ही कर दिया। यह ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दुश्मन अमेरिका भी इससे बच नहीं सकता। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है सरमाट, लेकिन यह इतनी घातक है कि अमेरिका उसे कहता है सेटन, यानी शैतान। जिसके टेस्ट लॉन्च की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग गया कि रूस की सरमात मिसाइल बनी ही है अपने दुश्मन को चीर डालने के लिए। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी ऊंची सरमात मिसाइल के जमीन के अंदर से निकलते ही धरती में कंपन होने लगी और जैसे ही वो चली, जमीन दहल उठी। मिसाइल इतनी तेजी और इतनी ताकत से उड़ी कि जमीन पर धुएं का जबरदस्त गुबार उठा, जिसमें सब कुछ ओझल हो गया। ऐसा लगा जैसे धुआं नहीं, बादल हों जो जमीन पर आ गए हों, जैसे बर्फीला तूफान आ गया हो। दावा है कि ये मिसाइल रूस का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार है, इसलिए उसके टेस्ट लॉन्च पर खुद पुतिन मॉस्को से ही अपनी नजर बनाए रहे और सेना और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से एक एक जानकारी लेते दिखे। मिसाइल टेस्ट से पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को पूरी तरह ब्रीफ किया और फिर शुरू हुआ मिसाइल टेस्ट, जिसके सफल होते ही पुतिन ने अमेरिका को आंखें दिखा दी। Задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике. रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इतना ही नहीं, रूस की इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि एक तो अब यूक्रेन की जंग बेहद गंभीर मोड़ ले चुकी है, वहीं रूस लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का दम भर रहा है। उस पर उसने अब सरमात मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया, जो कि रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद अर्खानगिस्क प्रांत से लॉन्च की गई और वहां से रूस के दूसरे छोर यानी बिल्कुल पूर्व में बसे उसके कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर अपने टारगेट पर फट पड़ी। मतलब मिसाइल ने दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की लगभग पूरी चौड़ाई माप ली और करीब 5,500 किलोमीटर का सफर तय किया। पुतिन को अपनी इस सरमात मिसाइल पर इतना विश्वास है कि उनका दावा है कि यह ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं। सरमात मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसलिए रूस का कहना है कि उसकी मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। इतना ही नहीं, इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। रूस का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरमात मिसाइल उस पर फट सकती है और तो और एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है। एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जिस बम ने जापान के हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था, उसका वजन भी सिर्फ 15 किलो टन था। इसी वजह से दावा है कि यह अगर एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा और तो और ये अपने महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। इस बीच यूक्रेन पर कब्जे में हो रही देरी से बौखलाई पुतिन की सेना ने उसके अलग अलग शहरों पर तबाही मचाने वाले रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके लिए उसने दुनिया भर में बवंडर के नाम से पहचान बना चुके स्मिट्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह से किए गए और इनमें यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर रूसी सेना के तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर खड़े दिखाई दिए और हमले का आदेश मिलते ही इनके ऑपरेटर इन्हें सही पोजीशन पर ले जाते नजर आए। इसके बाद तो इनसे रॉकेट की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पूरे इलाके में धूल और धुआं फैल गया।
просто летать на этой боевой машине, чтобы максимально качественно все выполнить. रूसी सेना ने इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। और अगर रूस ने इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मिर्च का इस्तेमाल तेज किया तो यूक्रेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस सिस्टम से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं। एक रॉकेट जब फटता है तो वो करीब 67 हेक्टेयर के दायरे, मतलब एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है। जबकि इस सिस्टम की मदद से एक बार में इतनी भीषण तबाही मचाने वाले 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। और ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से क्लस्टर मिसाइल के साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही वजह है कि 1987 में सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब भी अपनी कैटेगरी के सबसे घातक हथियारों में शुमार है। वहीं यूक्रेन ने भारतीय रुपयों में महज 8,000 रुपए के हथियार से रूस के 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें रूस का एक हेलीकॉप्टर मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि ये रूसी सेना के सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टर का-52 का मलबा है, जिसे उसने सोवियत संघ के दौर में बने इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। और इस कामयाबी के बाद यूक्रेन के जवानों ने रूस का मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने रूस के जिस का-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया उसकी कीमत करीब $1.5 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा है। जबकि यूक्रेन ने जिस इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसे मार गिराया उसकी कीमत महज $100 है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 रुपए है। और यूक्रेन के जवान ने कंधे पर रखकर इस्तेमाल किए जाने वाले इस सिस्टम की मदद से हमले के लिए पहुंचे रूसी हेलीकॉप्टर पर 2 मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल को तो का-52 ने चकमा दे दिया, लेकिन दूसरी मिसाइल से वो नहीं बच पाया और धमाके के बाद जमीन पर गिर गया। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसके लोगों को टॉर्चर करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट ठिकाना बनाया है, जो रूस के पूर्वी हिस्से में एक ऐसे द्वीप पर है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। और पुतिन ने इस खुफिया द्वीप पर यूक्रेन के करीब 5 लाख लोगों को बंधक बना रखा है। दावा यह भी किया गया कि यूक्रेन के इन लोगों को दस्तावेज जारी कर अगले 2 साल तक कहीं भी जाने पर रोक लगा दी गई। यूएन में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक इन 5 लाख लोगों में 1,20,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसके पीछे पुतिन की रणनीति यह है कि यूक्रेन के जिन शहरों में जंग जारी है वहां रूस का नियंत्रण मजबूत हो सके, यानी उन शहरों की बड़ी आबादी को यूक्रेन से बाहर ले जाकर रूस के राष्ट्रपति ने इसलिए नजरबंद कर दिया है ताकि वो जंग के बीच रूसी सेना के लिए किसी भी तरह से खतरा न बन सके। बताया गया कि बंधक बनाए गए लोगों से काम भी लिए जा रहे हैं और जो इसके लिए मना करता है उसे टॉर्चर किया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के कुछ लोगों को सखालिन नाम के एक ऐसे द्वीप पर भी भेजा है जो जबरदस्त सर्दी और लगातार बारिश के लिए जाना जाता है, और एक बार अगर कोई इस द्वीप पर चला गया तो उसके लिए वहां से भाग पाना नामुमकिन है। इस बीच जंग के करीब 2 महीने बीतने के बाद यूक्रेन ने पुतिन के गैस वाले प्लान में अड़ंगा डालने की तैयारी कर ली है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। अब तक यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन खबर है कि अब वो इंपोर्ट बंद करने के लिए नहीं कहने वाला, बल्कि वो रूस के तेल से अपनी जेब भरने की योजना बना रहा है। खबर है कि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के देशों के साथ नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसके तहत यूरोप तक नेचुरल गैस तो रूस की ही पहुंचेगी, लेकिन कमाई यूक्रेन की भी होगी। जंग छिड़ने से भी पहले से यूक्रेन की योजना कुछ और थी। यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस के तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन उसकी इस अपील का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। नेचुरल गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए यूरोप मजबूर है। मौजूदा हालात में रूस ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान पुतिन के लिए यही गैस और तेल उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गए, लेकिन अब माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने तेल और गैस के मामले में गेम पलटने की तैयारी कर ली है और एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत रूस के तेल और गैस से यूक्रेन की जेब भर सकती है। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए यूरोप के कुछ देशों से बातचीत भी कर ली है और माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के प्लान पर यूरोप के देश सहमत हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन की अगली मीटिंग में उनके प्लान को एजेंडा बनाया जा सकता है। प्लान यह है कि यूरोप तक तेल और गैस पहुंचाने के लिए यूक्रेन के रूट का इस्तेमाल हो और यही मांग यूरोप के देश रूस से करें। कुछ महीनों से यूरोप तक रूस की गैस केवल नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए पहुंच रही है, जबकि पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अलावा यूक्रेन के रास्ते भी यूरोप के देशों तक गैस पहुंचाई जाती थी। लेकिन यूक्रेन का रूट इस्तेमाल करने के लिए रूस को पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
रूस को ट्रांजिट फीस के तौर पर भारी भरकम रकम यूक्रेन को देनी पड़ती। 200 करोड़ डॉलर सालाना ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़। इतनी बड़ी रकम रूस हर साल यूक्रेन को इससे पहले देता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रूस ने सड़क के रास्ते गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिससे रूस का ट्रांजिट फीस के तौर पर होने वाला खर्च बच गया और यूक्रेन को होने वाली भारी भरकम कमाई बंद हो गई।